नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की फसल में अभी किसान भाइयों को कई तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है। विशेष तौर से फुटाव ज़्यादा नहीं हो रहा है, पीलापन आ रहा है। पहला पानी दे दिया है या दूसरा पानी दिया है, उसके बाद में पीलापन की समस्या आ रही है। तो गेहूं की फसल है वो पीली क्यों हो रही है? कई कारण होते हैं दोस्तों। जब तक हम जैसे कि एक इंसान की बीमारी की जड़ नहीं पकड़ लेते कि किस रीजन से क्या समस्या, उसी तरीके से गेहूं की फसल को भी आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। पीलेपन की समस्या क्यों आ रही है? किसी के भी कहने से आप कोई इंसेक्टिसाइड ना डालें, कोई फर्टिलाइजर ना डालें, क्योंकि वो फिजूल खर्ची है। आप पूरी तरीके से पहले समझिए किस कारण से कौन सी किस तरीके से समस्या आती है। गेहूं की फसल अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों मालूम करेंगे गेहूं की फसल में पीलापन क्यों है। सिर्फ मोटे मोटे 3 ही रीजन होते हैं, 3 ही कारण होते हैं पीलापन की समस्या। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला जो पीलापन की समस्या है वो है दोस्तों, जड़ों में किसी भी टाइप की समस्या नहीं है। ये देखिए, जैसे जड़ों का विकास बिल्कुल स्वस्थ है, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं है। गेहूं में निमेटोड की भी समस्या आती है, निमेटोड की भी यानी जड़ गांठ की भी समस्या नहीं है। जड़ें भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन क्रॉप है वो पीली हो रही है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि पत्ते पीले हो रहे हैं, अच्छे से फुटाव नहीं हो रहा है। इसका एक ही समस्या है दोस्तों, ये है या तो आपके प्लॉट में पानी का भराव ज़्यादा रहता है, या आपने पानी ज़्यादा दिया है, या खुला पानी चलाते हैं तो किसान भाइयों को मालूम नहीं चलता और पानी ज़्यादा चला देते हैं। फिर ऐसी मिट्टी है आपकी, जैसे बलुई या रेत टाइप की मिट्टी नहीं है, जो चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, उसमें लंबे समय तक गीलापन रहता है मिट्टी में, तो उसमें भी ये समस्या आती है। उसके लिए आपको क्या करना है? समस्या क्यों आती है दोस्तों? अगर पानी का भराव है तो वो समस्या आती है कि जब तक ज़्यादा पानी रहेगा जड़ों में तो न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं हो पाता है, इस वजह से पीलापन है। अब उसका क्या करना होगा कि पानी जब तक सूख रहा है तब तक हम वेट तो नहीं कर सकते, फसल तो हमें बिल्कुल स्वस्थ चाहिए। उसके लिए आपको ऊपर से न्यूट्रिशन देना होगा। और ऊपर से क्या देना होगा दोस्तों? एक तो जैसे कि पुरानी पत्तियों में पीलापन हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन की कमी आ रही है, नाइट्रोजन अपटेक नहीं हो रहा है ज़्यादा पानी भराव की वजह से, तो यूरिया को आपको इस्तेमाल करना ही करना है। 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से लेना। सेकंड, गेहूं में जिंक की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है अभी कुछ सालों से, तो जिंक सल्फेट आपको लेना है दोस्तों 500 ग्राम। इसके साथ में हरापन अच्छा आए, अच्छे से फुटाव रहे, आगे भी डिफिशिएंसी नहीं आए, फसल में मजबूती रहे, उसके लिए आपको फेरस सल्फेट ले लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी देखने को मिल रही है, तो मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हो, बेस्ट रहेगा दोस्तों। इन सबको आपको कैसे इस्तेमाल करना है? 1 kg यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट, इनको एक साथ में मिक्स करना है। कैसे करना है? यूरिया का घोल अलग तैयार कर लेना, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट का अलग घोल तैयार करना है और फिर एक साथ मिक्स करके स्प्रे करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे भी जिंक सल्फेट यूज करेंगे वहाँ पे आपको चूने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बुझे हुए चूने का पानी लेना है। कैसे लेना है? जिस दिन भी आप स्प्रे करेंगे उसके कम से कम 4-5 घंटे पहले या पहले नाइट को चूना भिगो दीजिए। चूना या कड़ी या लाइम जिसे कहते हैं, मटके में भिगोना है, क्योंकि जैसे ही पानी के संपर्क में आता है हीट पैदा होती है, तो इसलिए मटके में आप भिगो दीजिए। और जो पानी रहेगा ऊपर का वो आप इस घोल में लास्ट में मिक्स कर दीजिए और फिर आप स्प्रे कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यूरिया की कमी नहीं होगी, जिंक की हो गई, सल्फर पूर्ति हो गई, मैग्नीशियम की पूर्ति हो गई और फेरस सल्फेट भी आप लेंगे तो फेरस की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे ज़्यादा हरापन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सेकंड सिचुएशन की बात करें कि अगर जड़ों में कोई फंगस का अटैक है, क्योंकि पानी भराव है, फंगस हो सकती है, जड़ें गल सकती हैं, या कोई इंसेक्ट का अटैक है, वाइट ग्रब है, निमेटोड की भी समस्या हो सकती है, या जड़ माहू का भी अटैक देखने को मिल रहा है, जड़ों में किसी भी टाइप के इंसेक्ट का अटैक है, तो दोस्तों आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आप घबराइए नहीं, ना ही आपको मैं रिकमेंड करूंगी दोस्तों, पहले ही मैं क्लियर कर रही हूँ, क्लोरोफायरिफॉस का इस्तेमाल हमें गेहूं में नहीं करना चाहिए। कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे, तो उसका इस्तेमाल प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि हम गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज करते हैं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। दोस्तों किसी भी टाइप का इंसेक्ट है तो सबसे आसान तरीका गेहूं की फसल में क्या होता है कि छिट्टा विधि से हम डाल दें, ऐसा इंसेक्टिसाइड हमें यूज करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, रीजेंट GR नाम से आता है,
इस टाइप का ये पैकेट आता है, छोटा बड़ा जितनी आपकी दूरी खेती है उसी अनुसार आप लीजिए। ये देखिए इसमें फिप्रोनिल 0.3% आता है, तो इसकी मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है। अगर क्रॉप में जैसे पहला ही पानी दिया है, छोटी क्रॉप ही है बिल्कुल, तो आप 4 kg लीजिए। क्रॉप थोड़ी बड़ी हो चुकी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ी क्रॉप है, तो 5 kg 1 एकड़ में आपको इसका इस्तेमाल करना है। रीजेंट GR का दोस्त, इसमें फिप्रोनिल आता है 0.3% आता है और दानेदार फॉर्म में ये आता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है दोस्तों, इसको हम छिट्टा विधि से डाल करके और आराम से पानी चला सकते हैं। एक चीज़ आप कर लीजिए इसको, क्योंकि दोस्तों 3 या 4 kg होता है, 5 kg आप ले रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो थोड़ा सा डालने में परेशानी आएगी। इसके साथ में आप थोड़ा यूरिया मिला लीजिए, 5 kg 10 kg जितना भी आप मिला सकते हैं उतना यूरिया मिलाइए और फिर आप डाल दीजिए छिट्टा विधि से। सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, जब भी सुबह जैसे ओस भरा रहता है, पानी रहता है पत्तों के ऊपर, उस समय नहीं डाला, क्योंकि यूरिया चिपक जाएगा पत्तों पे, तो उसकी वजह से पत्तों पे स्कॉर्चिंग की समस्या आएगी। इसलिए जैसे धूप आ जाए, पानी सूख जाए पत्तों से, तब आप डाल करके तुरंत पानी चला दीजिए। ये तो हुआ दोस्तों इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर जड़ें भी गल रही हैं तो उसके साथ में आप ले सकते हैं दोस्तों बाविस्टिन फंगिसाइड। यूरिया और प्लस रीजेंट आपको लेना ही लेना है, इसके साथ में आप बाविस्टिन फंगिसाइड क्यों लेना है दोस्तों। साफ में फंगिसाइड में आता है 12% कार्बनडाजिम, 63% आता है मैनकोजेब, लेकिन बाविस्टिन में आता है 50% कार्बनडाजिम। आप चाहे तो उसके साथ में M45 मैनकोजेब 75% आता है, वो भी आप ले सकते हैं बाविस्टिन के साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाविस्टिन आता है पाउडर फॉर्म में, इस टाइप का आता है दोस्तों। 500 ग्राम आप ले लीजिए 1 एकड़ में, और M45 भी इनके साथ में ले रहे हैं, यानी कि मैनकोजेब 75% ले रहे हैं, वो भी आप 500 ग्राम इनके साथ में मिला सकते हैं। नहीं तो केवल बाविस्टिन लेंगे तब भी आपकी क्रॉप में फंगस जनित रोगों का अटैक रुक जाएगा, क्योंकि ये सिस्टमिक फंगिसाइड है और लंबे समय तक इसका रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों इंसेक्ट या फंगस जनित रोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, रीजेंट प्लस बाविस्टिन प्लस आप मैनकोजेब भी चाहे तो ले सकते हैं। इसको छिट्टा विधि से डाल दीजिए और तुरंत पानी चला दीजिए। आपको समझना है कि कौन सी समस्या है, उसी का इलाज कीजिए। थर्ड समस्या आ रही है दोस्तों, अगर आपने हर्बिसाइड का यूज किया है, हर्बिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, या फसल जैसे कि अभी क्या हो रहा है इस साल दोस्तों, सर्दी कम है, ठंड कम है और गर्मी ज़्यादा है, तो फसल स्ट्रेस में भी हो सकती है। कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी फुटाव अच्छा नहीं हो रहा है और फसल में पीलापन है किसी भी रीजन से, तो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं, कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल 200-250 रुपए में आपकी क्रॉप बहुत स्वस्थ हो जाएगी। कैसे दोस्तों, हर बार मैं डिस्कस करती हूँ, पुराने उपले को आप कैसे भी चलाइए, स्प्रे कीजिए, पानी के साथ में चलाइए। 5 kg उपले लीजिए, 10 से 12 लीटर पानी में उसको कम से कम 2 दिन भिगोइए, अदरवाइज तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने भी दिन आप रख सकते हैं। उस पानी को आप प्रति एक पंप 15 लीटर टंकी होती है, उसमें 1 लीटर उस पानी को ले लीजिए, उपले के पानी को, और उपले के पानी के साथ में आपको एक टंकी में यूज करना है दोस्तों, ये देखिए सागरिका या फिर बायोविटा, इनमें से कोई से भी आप ले सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार कर लीजिए, और उपले का पानी अगर आप ले रहे हैं तो 1 ml भी लेंगे तब भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 15 लीटर की टंकी में मिनिमम 15 से 20 ml 30 ml तक आप ले लीजिए इसकी मात्रा, और 1 लीटर ले लीजिए उपले का पानी और उसका स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसे कि पानी अभी आप चलाएंगे, स्प्रिंकलर से चलाएंगे, ऐसा समय है तो बेस्ट रहेगा फिर उपले का पानी आप स्प्रिंकलर से ही चला दीजिए, और ये भी चला सकते हैं दोस्तों। इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और ये सागरिका आधा लीटर की बोतल बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। बायोविटा तो फिर भी प्राइस जैसे इसकी है 492 रुपये, और सागरिका की प्राइस है 260 रुपये, 250 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। तो मात्र 250 रुपये के खर्चे में आपकी क्रॉप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों आप जो केमिकल में, रासायनिक में फर्टिलाइज़र यूज करेंगे उनका रिजल्ट मिलेगा 6 से 7 दिन में, बहुत अच्छी क्रॉप देखने को मिलेगी। और इनका रिजल्ट मात्र 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चौथे दिन आप अपनी क्रॉप को सुबह सुबह संभालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने 3 रीजन बताए हैं, कौन से रीजन से हैं, अलग अलग उपचार बताए हैं मैंने, अलग अलग तरीके बताए हैं, बहुत सारे तरीके बता दिए। समस्या किस टाइप की है उसी तरीके का उपाय कीजिए, बेवजह बेफिजूल का आप खर्चा ना करें।
मेरे किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जिस टाइप की भी समस्या है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके की लाइव और डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश हमारी हमेशा रहती है। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।